Good morning, friends. This is Manish Khandelwal. I'm a mechanical engineer having a total experience of 36 years, out of which 16 years is in automobile sector, where I looked after production, quality, maintenance, PPC, stores and dispatch, purchase. फ्रेंड्स, अगर हम लोग रिकॉल करें 2-3 वीक पहले एक प्रेजेंटेशन मैंने दिया था टीपीएम पर, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे, जिसमें पहला पिलर जो था दैट वाज ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिशु हुसैन। उसमें एक टर्म यूज की थी हमने, एसओसी, दैट इज सोर्स ऑफ कंटैमिनेशन। तो आज हम लोग कंटैमिनेशन की ही बात करेंगे, बट विल बी फोकस्ड ऑन कॉम्प्रेस्ड एयर। सो कंटैमिनेशन इन कॉम्प्रेस्ड एयर इज द topic today. First understand what is compressed air. जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एयर को अगर हम कॉम्प्रेस करते हैं तो वो compressed air बन जाती है। So free air when forced into smaller volume result into compressed air. And this is used to efficiently transfer energy and widely used for operating tools. So these are the tools: न्यूमैटिक रेंच, न्यूमैटिक ड्रिल, या आप लोगों ने देखा होगा रोड्स वगैरह पे या कंक्रीट को तोड़ने के लिए न्यूमैटिक हैमर्स होते हैं। देन इंडस्ट्री में सिलेंडर्स होते हैं, न्यूमैटिक सिलेंडर्स, वेरिड पर्पस के लिए। देन व्हीकल के जो टायर्स होते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या ट्रक्स वगैरह के जितने भी टायर्स होते हैं, उसमें जो एयर भरी जाती है दैट इज कॉम्प्रेस्ड एयर। देन पेंट को ऑटोमाइज करने के लिए या किसी और चीज को ऑटोमाइज करने के लिए वी यूज कॉम्प्रेस्ड एयर। देन ऑटोमेटिक ब्रेक्स, आपने ध्यान दिया होगा ट्रक्स वगैरह में पीछे लिखा होता कॉशन पावर ब्रेक। सो दोज पावर ब्रेक्स आर नथिंग बट दी न्यूमैटिक ब्रेक्स। वो कॉम्प्रेस्ड एयर से ऑपरेट हुए ब्रेक्स जैसे ही अप्लाई करते हैं व्हीकल वहीं का वहीं रुक जाता है। एंड देयर आर मेनी अदर यूसेज ऑफ दिस कॉम्प्रेस्ड एयर। लगभग सभी इंडस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि वहां पे कंप्रेसर लगा हुआ है और कंप्रेस्ड एयर किसी न किसी चीज के लिए यूज हो रही है। यूसेज के हिसाब से कंप्रेसर के अलग अलग प्रकार होते हैं, और जो ये वाला फोटोग्राफ है दैट इज ऑफ कोर्स फॉर द स्क्रू कंप्रेसर। यू कैन सी दिस इज द कंप्रेसर हियर, दिस इज द इनटेक, यहाँ से एयर का इनटेक हो रहा है। ये आप लूजली देख सकते हैं, एयर जो है लूजली है, यहाँ लूज है। अंदर स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे 2 स्क्रूज लगे होते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वी compress that around 7 to 8 times we compress this air, and then हम लोग उसको compressed air बनाते हैं, जिसको कलेक्ट करते हैं एयर रिसीविंग टैंक में। इसमें नीचे एक ये ड्रेन वॉल लगा होता है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग फ्रॉम हेयर, जो जैसे भी यूज करना हो हमें, हम इस एयर को यहां से ले लेते हैं। So let's first understand what are the primary sources of contamination in the compressed air. So first is the intake air. Intake air वो होती है जो compressor suck करता है compress करने के लिए। Second is the compressor itself, जहां पे intake air को compress किया जाता है। Third is the air receiver. The compressed air goes and getting stored in the air receiving tank, and then after that इसको distribution piping से हम लोग जहाँ पे भी हमें इस compressed air की जरूरत होती है वहां पे हम ले जाते हैं इसे। तो ये चारों के चारों स्टेशंस जो हैं प्राइमरी सोर्सेज हैं, इनटेक एयर, कंप्रेसर, एयर रिसीवर एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग। अब इसमें कंटामिनेंट्स क्या क्या होते हैं जो इसको कंटामिनेट करते हैं? वन इज द वायबल, नॉन वायबल एंड वियर पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे अभी इसमें। सेकेंड आर वाटर वेपर, देन लिक्विड वाटर एंड वाटर एरोसोल्स। सेम, instead of water now it is oil vapor, liquid oil and oil aerosol, and then there are few other gases also. सबसे पहले पहला कंटामिनेंट देखते हैं। दिस इज वायबल, नॉन वायबल एंड wear particles. So what are these? Viable particles are small size living organisms like bacteria, virus, fungi. Non-living particles are those which are carrying the viable particles. They are the transporters,
like dust or sand. Then wear particles, they are generated due to movement of part in compressor, friction between air and distribution piping, rust in air receiver, metal parts in atmospheric air. तो हमारे पास जैसे हमारे स्क्रू है, स्क्रू मूव कर रहा है, उसके मूवमेंट से उसमें अगर कुछ टच हो रहा है वो आपस में, उससे जो हमारे वियर पार्टिकल थोड़े आ रहे हैं, वियरिंग जो हो रही है हमारी, या एयर हमारा जाके स्ट्राइक कर रहा है हमारे एयर रिसीवर को, या डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग में एयर जा रही है, इसमें किसी वजह से रस्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स हमारे इसमें वियर पार्टिकल्स हमारे आ सकते हैं. Now, more than 50% of the particles, viable and non-viable clubbed together, are less than 2 microns. इसका मतलब दोनों जो वाइबल और नॉन वाइबल पार्टिकल्स मिला के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें से 50% से ज्यादा पार्टिकल तो केवल 2 माइक्रोन से छोटे होते हैं, जो कि ये इनकमिंग एयर फिल्टर जो स्टैंडर्ड होता है वो उसको नहीं रोक पाता. उसके लिए हमें एक सेपरेट एयर फिल्टर चाहिए होते हैं, क्लीनिंग चाहिए होती है. नॉन वाइबल पार्टिकल्स और वियर पार्टिकल्स जो हैं, इसमें से भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं विच आर सब माइक्रोन, मतलब 1 माइक्रोन से भी छोटे हो सकते हैं वो पार्टिकल्स. हालांकि उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, बट इसमें भी नॉन वाइबल और वियर पार्टिकल्स में भी हमारे पास छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, जिसको हमें रिमूव करने के लिए एक एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम चाहिए होता है. Then these particles may come from rust, mechanical wear, oil etc. किसी भी वजह से आ सकते हैं. इनका इम्पैक्ट क्या होगा? हमारे पास कंट्रोल वॉल्व होते हैं एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जहां पे हमें जितनी भी हमें एयर चाहिए होती है वो हम उससे कंट्रोल वॉल्व से लेते हैं. सो उसमें ऑरिफिस होती है, छोटा छोटा उसमें ओपनिंग्स होती हैं. दोज ऑरिफिस कैन बी choked by these particles. Then not only filter this filter, there may be some other filters also where these particles can get accumulated and choke. Then damage air receiving system, जैसा भी हम लोगों ने बात की, एयर रिसीविंग सिस्टम को हमारे डैमेज कर सकता है. Adversely impact the quality of the product surely. And then it can damage the piping, फिल्टर्स जो अभी हम लोगों ने बात की, जहां पे भी एयर जाएगी जिसमें पार्टिकल्स होंगे, वियर पार्टिकल्स होंगे, नॉन वाइबल पार्टिकल्स होंगे, वाइबल पार्टिकल्स होंगे, ये हमारी पाइपिंग को या हमारे फिल्टर्स को डैमेज कर सकता है, पर्टिकुलरली दोज पार्टिकल्स विच आर स्लाइटली लार्जर एंड वियर पार्टिकल्स. इसका हम प्रिकॉशन क्या करें, कैसे हम लोग इसमें प्रिकॉशन लें इसका? लोकेट द कंप्रेसर हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर. सबसे बढ़िया तो वही है कि हमारी जो कंप्रेसर लगा हो वो ऐसी जगह पे लगा हुआ हो जहां पे कि एयर जो है वो प्यूरिफाइड हो, बेहतर हो एयर, वहां पे इंडस्ट्रीज की धुआं वगैरह ना आ रहा हो. देन इंस्टॉल सुटेबल फिल्टरिंग अरेंजमेंट फॉर स्मॉल पार्टिकल. जैसा हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो 2 माइक्रोन वगैरह के हैं वो हमारा जो रेगुलर एयर फिल्टर है वो उसको रोक नहीं सकता, तो उसके लिए हमें सुटेबल अरेंजमेंट ऐसा चाहिए, सुटेबल क्लीनिंग अरेंजमेंट हम लोग लगाएं जिससे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हम अरेस्ट कर पाए. देन क्लीनिंग एंड रिप्लेसिंग द फिल्टर्स एज रिकमेंडेड. फिल्टर्स यूज करते करते गंदे हो जाते हैं, या जैसे अभी मैंने बताया एटमॉस्फेयर को कि एयर से किसी और वजह से वो उसको गंदगी आती रहती है, धीरे धीरे चोक होते रहते हैं, तो जो भी उसका रिकमेंडेड साइकिल टाइम हो उसके हिसाब से उसको बदल देना चाहिए. So next contaminants are water vapor, liquid water and water aerosol. So water vapor can be present in compressor, air receiving tank and distribution piping, whereas liquid water and water aerosol that can be present in intake air also other than compressor, air receiving tank and distribution piping. So what are water vapor?
What vapor are nothing but water in the gaseous form. And we are all aware about the water in liquid form, deal with it day in, day out. Then water aerosol, these are tiny water droplets in the air. Fog is the best example. Fog में आपने देखा होगा छोटे छोटे water droplets रहते हैं air में. This water vapor can be present in intake air also, but under certain atmospheric condition. So water vapor can be condensed to liquid water and water aerosol in compressor, tank and piping. High temperature converts vapor to liquid through condensation process only. And condensation result water vapor, liquid and aerosol in receiving tank and distribution piping, as we've said before. What are the impacts? The impacts are, of course, it can clog or it can choke the intake filter. One. Second, of course, due to water, we can have rusted or corrosion on the components and piping. Then cylinder में अगर हमारा पानी जाता है तो it can damage the pneumatic cylinder and पानी से फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो सकती है वहाँ पे. And needless to say, it will definitely affect our product adversely. So what are the precautions we can take? One, of course, is the regular maintenance. When we say regular maintenance, that is clean all the filters as recommended and replace them as decided or recommended. Then please install effective systems to remove the moisture like moisture separator or air dryer. In auto industry, normally we have seen the air dryer are always attached to the air compressors because the air is used there for the pneumatic presses. So pneumatic presses में we need dry air, otherwise वहाँ पे जो cylinders वगैरह हैं उनके वो खराब हो जाएंगे. नेक्स्ट कंटामिनेंट है हमारा ऑयल वेपर, ऑयल लिक्विड और ऑयल एरोसोल. लास्ट था हमारा वाटर वेपर, वाटर लिक्विड, वाटर एरोसोल, तो वाटर की जगह ऑयल हो गया. इट कैन बी प्रेजेंट इन ऑल द 4 सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन, दैट इज intake air, compressor, air receiving tank and distribution piping. So let's know about it. ऑयल जो है हमारा वेपर और लिक्विड की फॉर्म में इनटेक एयर में या कंप्रेसर में मिस्ट की फॉर्म में आ सकता है. ये मिस्ट कहां से आएगी? आसपास कोई हमारी मशीन हो जिसमें से ऑयल लीक कर रहा हो या ओपन में ऑयल पड़ा हो, उसकी मिस्ट आ सकती है. ऑयल एरोसोल इज ऑयल दैट इज ऑटोमाइज्ड एंड सस्पेंडेड इन एयर. जैसा कि वाटर में था, वो ऑटोमाइज होकर सस्पेंड होता है उसमें. ऑयल का एटमॉस्फेरिक एयर में होना बहुत कम उसकी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज अनलाइकली. हाउ कैन इट अकर? तो इट कैन अकर ड्यू टू लीकेजेस इन कंप्रेसर सील्स, गैस्केट्स. कहीं सील गैस्केट है, वहां पे लगी हुई, वहां पे लीक है तो वहां से ऑयल लीक करेगा. एंड डेफिनेटली इम्प्रॉपर मेंटेनेंस अगर होगा तो अगेन वही लीक कर जाएगा गैस्केट वगैरह हमारी. इम्प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो हमारा जो ऑयल सेपरेटिंग यूनिट और ऑयल फिल्टर्स हैं, इसमें भी ऑयल के जो पार्टिकल्स हैं वो लगे रह जाते हैं. अगर मेंटेनेंस सही नहीं होगा तो पार्टिकल लगे रह जाएंगे, ये गंदा होगा. तो इसमें इसके थ्रू भी हमारा कंप्रेस्ड एयर में ऑयल आ सकता है, या हमने अपने कंप्रेसर ऑयल को ओवरफिल कर दिया है. इंपैक्ट क्या होगा? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट कैन डैमेज द कंप्रेसर, रिसीविंग टैंक, पाइपिंग. कंप्रेसर के पार्ट्स जहां पे भी इसका इंपैक्ट हुआ वो इसको डैमेज कर देगा. देन कंप्रेसर की जो कंप्रेस्ड एयर की जो क्वालिटी होगी दैट विल बी पुअर. Definitely it will require more energy to function if there is oil in the air, and that will reduce the efficiency of the compressor. And जैसा हमने देखा था वायबल नॉन वायबल पार्टिकल्स वो कंट्रोल वॉल्व की ओरिफिस को चोक कर सकते हैं.
ऐसे ही यहाँ पे जो ऑयल है उसके पार्टिकल्स कंट्रोल वाल्व की ऑरिफिस को चोक कर सकते हैं और उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रिकॉशन, इट इज वेरी सिंपल ना, जस्ट फॉलो द रेगुलर मेंटेनेंस। जो ऑयल फिल्टर्स हैं, ऑयल सेपरेटिंग यूनिट है, उसको हम प्रॉपरली मेंटेन रखें। जब भी हमें शेड्यूल से चेंज करना हो ऑयल फिल्टर्स वगैरह हम चेंज करते हैं। जो हमारा मॉइस्चर सेपरेटर है दैट शुड बी इफेक्टिव। एंड लास्ट में है हमारा जो कंप्रेसर होते हैं वो नॉन ऑयल कंप्रेसर भी आते हैं। ऐसा नहीं है उसमें ऑयल नहीं होता, उसमें दूसरी चीज़ों के लिए ऑयल होता है, बट ऑयल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो हम अगर फ्री ऑयल फ्री कंप्रेसर यूज करेंगे तो उसमें डेफिनेटली फायदा होगा हमें। Last contaminants are other gases, and these gases include carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxides, and hydrocarbon. And these gases can be present in all the four sources of contamination, that is the intake air, compressor, air receiver, and the distribution piping. Let's know about these gases. These are the gases which can impact our environment and health. So these can cause headache, nausea, respiration problem. These can damage our crops also. Now CO और CO2 जो है वो जनरेट होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। दोस्तों CO2 हम लोग ह्यूमन बॉडी भी छोड़ती है, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो जो एनवायरनमेंट में CO2 का जो सोर्सेस हैं वो ये हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बनती है जब कंबशन इज टेकिंग प्लेस एट ए हाई टेम्परेचर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो फॉसिल फ्यूल पर्टिकुलरली कोल जो है उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट में आ सकता है। देन इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑयल सेपरेटर कैन रिजल्ट इनटू हाइड्रोकार्बन्स। और इन गैसेस का इंपैक्ट क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी फैटल टू ह्यूमन, इससे आदमी मर सकता है। कार्बन मोनो जो डाइऑक्साइड है इससे हमारा वियर एंड टीयर जो है वो बढ़ जाता है इक्विपमेंट का। सल्फर डाइऑक्साइड से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और कोरोजन हो सकता है इससे। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये भी ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली इंपैक्ट करता है और इससे भी कोरोजन हो सकता है। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या लंग्स के रिलेटेड इशू भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वेहिकुलर जो एग्जॉस्ट होता है उसमें भी हाइड्रोकार्बन होता है। प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए हमें? कंप्रेसर को ऐसी जगह लगाइए जहां पे अच्छी हमें एटमॉस्फेरिक एयर मिले, आसपास पोल्यूशन कम हो, या आसपास अगर किसी फैक्ट्री है हमारा आसपास में स्मॉग वगैरह बहुत है एयर में, वहां पे ऐसी जगह पे कंप्रेसर को मत लगाइए। ऐसी जगह लगाइए जहां पे एयर हमारी क्लीनर हो। देन जो फिल्टरिंग अरेंजमेंट है हमारा वो प्रॉपर होना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेमिनेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग देयर, वी शुड हैव द फिल्टरिंग अरेंजमेंट। और जो ऑयल फिल्टर्स वगैरह हैं वो जो भी रिकमेंडेड पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से हम उसे रिप्लेस करते रहें और नियमित रूप से उसे क्लीन करते रहें। तो ये था हमारा कंटैमिनेशन का प्रेजेंटेशन ऑन कंप्रेस्ड एयर। इंडस्ट्री में कंटैमिनेशन जो है वो पानी में भी हो सकता है, जो लोग हाइड्रोलिक ऑयल यूज करते हैं उसमें भी हो सकता है, ग्रीस में भी हो सकता है, बहुत सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं उसमें भी हो सकता है, इवन खाने में भी हो सकता है। तो हम इनके बारे में बात करेंगे अगले कुछ प्रेजेंटेशंस में। ये प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे अपनी राय जरूर भेजिएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।